दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले मुझसे वादा करो कि आप वीडियो पूरा देखोगे एंड मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी टेंसेस को भूल नहीं पाओगे। आपने टेंसेस को इस तरह से कभी नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेंसेस के इस प्यारे से वीडियो को। तो कमर कस लीजिए पेन और कॉपी के साथ और मेरे साथ चलिए टेंसेस सीखने। दोस्तों, टेंसेस को सीखने से पहले हम यह समझते हैं कि टेंसेस का मतलब क्या होता है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं। टेंसेस ऐसे रूल होते हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कोई भी काम किस वक्त में हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ टेंसेस का मतलब होता है टाइम, क्योंकि यह वक्त को ही तो बताते हैं। जैसे कोई काम हो रहा है खाने का, पीने का, हंसने का, नाचने का, यह कौन से वक्त में हो रहा है यही तो बताते हैं हमारे टेंसेस। लेकिन क्या यह वक्त ही बताते हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं लिखकर भी देख लेते हैं कि मैं आपको टेंसेस सिखा रहा हूँ। यानी मैं आपको टेंसेस सिखा रहा हूँ। इसमें इसमें काम तो हो रहा है सिखाने का एंड इसमें हूँ है तो आप समझ गए या कोई से वक्त में हो रहा है। लेकिन क्या कोई और भी चीज़ है जो मिसिंग है? जी हाँ, वर्क। टेंसेस हमें ये भी बताते हैं कि वर्क कितना हुआ है। यानी इसमें हम देख रहे हैं रहा हूँ, इसमें काम अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। इसमें काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यूसली चल रहा है। यानी टेंसेस हमें ये भी बताते हैं कि वर्क कितना हुआ है। तो टेंसेस का मतलब होता है टाइम एंड टेंसेस हमें ये भी बताते हैं कि वर्क कितना हुआ है। तो टेंसेस में भी हम देखेंगे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। तो अब जितने भी रूल बनेंगे इन्हीं से बनेंगे, इन्हें रटने की कोशिश ना करें। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, रटते तो आप बचपन से आए तो क्या टेंसेस सीखे, आज समझ कर देखते हैं। तो टाइम, दोस्तों तुम सोचो कि टाइम कितनी तरह का हो सकता है। टाइम, मैं तो बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ कि टाइम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। टाइम 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 का जो पहला वो होता है वो होता है पास्ट। पास्ट यानी जो बीत चुका है। आज से 20 साल पहले पैदा हुए थे, ये भी तो आपका पास्ट ही है। एंड एक होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट यानी जो भी चल रहा है, मैं आपको टेंसेस सिखा रहा हूँ, ये भी तो हमारा प्रेजेंट ही है। एंड एक होता है फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर से तो आप सभी वाकिफ होंगे। फ्यूचर जो भी आने वाला है, यानी आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी इंग्लिश बोलने वाले हो, ये भी तो आपका फ्यूचर ही है। तो दोस्तों, हमने टाइम को तो देख लिया। हमने टाइम को तो देख लिया कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्या क्या टाइम की तरह वर्क का भी टाइप्स होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, वर्क के भी टाइप्स होते हैं। वर्क वर्क के भी टाइप्स होते हैं। वर्क का जो पहला टाइप है वो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वर्ड को सुनते ही पता चल रहा है कि काम में कंटिन्यूटी मिलेगी। यानी काम हो रहा होता है, इसमें काम हो रहा होता है, इसमें काम मतलब कंप्लीट नहीं हुआ होता है, इसमें काम हो रहा होता है, यानी चल रहा होता है काम। एंड एक होता है परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट वर्ड सुन के ही पता चल रहा है, यानी परफेक्ट काम कंप्लीटली तरीके से हो चुका होता है। यानी एग्जांपल बताता हूँ कि मैं स्कूल जा चुका हूँ, यानी मैंने स्कूल जाने का काम कंप्लीट तरीके से पूरा कर लिया है। एंड एक होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट वर्ड आपने एक वर्ड सुना होगा डेफिनेट, यानी मैं इस काम को डेफिनेटली करूँगा, मैं इस काम को निश्चित ही करूँगा। इंडेफिनिट डेफिनेट का उल्टा होता है। डेफिनेट होता है निश्चित, इंडेफिनिट होता है अनिश्चित। यानी इसमें पता नहीं चल पाता है कि काम हो रहा है या हो चुका है। दोस्तों, इसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि काम हो रहा है या हो चुका है। अभी सबको कवर करेंगे, अभी तो हम जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं।
अभी सबको रिवाइज करते हैं, शुरू से रिवाइज करते हैं। सोचो, हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने देखा टाइम। टेंसेस वे रूल होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, जो हमें बताते हैं कोई भी काम किस वक्त में हुआ है और वह कितना हुआ है। हमने टेंसेस में देखा टाइम एंड वर्क। टाइम टाइम के बेस पर हमने टेंसेस को कैटेगराइज किया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड वर्क के बेस पर हमने जो कैटेगराइज किया टेंसेस को, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड इंडेफिनिट। एक और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें वैसे तो इस प्रकार का कोई टेंस होना नहीं चाहिए था, ये खामिखा का टेंस बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपने इन तीनों को कवर कर लिया तो आप इसको भी अच्छी तरह से कवर कर लोगे। दोस्तों, टेंसेस को टाइम एंड वर्क के बेस पर कैटेगराइज करते हैं। जैसे हमने देखा कि टाइम तो हमने देखे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीन प्रकार का होता है। एंड वर्क के भी हमने टाइप्स देखे। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि टाइम तो प्रेजेंट हो एंड वर्क इंडेफिनिट? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। टाइम तो प्रेजेंट है एंड वर्क कंटिन्यूस हो सकता है। टाइम प्रेजेंट है, वर्क परफेक्ट हो सकता है। टाइम तो प्रेजेंट है एंड वर्क परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है। क्या क्या पास्ट में भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। पास्ट में टाइम तो पास्ट है एंड वर्क इंडेफिनिट हो सकता है। टाइम तो पास्ट है, वर्क कंटिन्यूस हो सकता है। टाइम तो पास्ट है, वर्क परफेक्ट हो सकता है। टाइम तो पास्ट है एंड वर्क परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है। क्या फ्यूचर में भी यही चीज चलेगी? वेरी लॉजिकल, फ्यूचर में भी यही होगा। फ्यूचर में टाइम फ्यूचर हो सकता है, वर्क इंडेफिनिट हो सकता है। फ्यूचर में टाइम तो फ्यूचर हो सकता है, वर्क कंटिन्यूस हो सकता है। टाइम फ्यूचर हो सकता है, वर्क परफेक्ट हो सकता है। टाइम फ्यूचर हो सकता है, वर्क परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है। जी हाँ। अब कुछ भी हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, कुछ भी हो, हमें क्या, हमें से रूल से मतलब। फटाक से देखा टाइम तो फ्यूचर पास्ट है, टाइम अगर पास्ट है तो देखा टाइम पास्ट, वर्क इंडेफिनिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अब ये बिल्कुल भी रटने की कोशिश ना करें। लोग कहते हैं कि तीन प्रकार के टेंसेस, फिर उनके भी चार चार टाइप्स। अरे कुछ नहीं, आप अपनी सभी जादुई शक्तियों का यूज करते हुए, अपनी सभी ताकतों का यूज करते हुए अपने दिमाग में बैठा लो टाइम एंड वर्क, क्योंकि इन्हीं से सभी रूल बने हैं। आपने टेंसेस की ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि टेंसेस के टाइप्स कैसे बने। दोस्तों, हम वीडियो के उस पार्ट में आ चुके हैं जहां मुझे आपका 100 to 100 कॉन्संट्रेशन चाहिए। ये कोशिश आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा देने वाली है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेते हो तो सभी टेंसेस यहीं पर क्लियर होने वाले हैं। तो आइए समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। मैंने कहा कि मेरे साथ मेरे दो दोस्त, हम मेले में जा रहे हैं। वहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, अगर कोई इधर उधर जाएगा तो बिछड़ जाएगा। ऐसे में क्या करना चाहिए या क्या होता है? हम क्या करेंगे कि मैं मेरे सभी दोस्तों को एक सेम कलर की कैप पहन लेंगे हम, तो जिससे कि मैं पहचान सकता हूँ कि वो मेरा दोस्त है। ऐसे ही हम हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से टेंसेस को पहचानेंगे। टेंसेस में ऐसे ही हमें कैप्स पहनानी है, जिससे कि हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से ये पहचान सकते हैं कि यह कौन सा टेंस है। जी तो हाँ। तो हेल्पिंग वर्ब्स को देखते ही हम ये बता सकते हैं कि यह कौन सा टेंस है। तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती है डू या डज, इज, एम या आर, एंड, हैज या हैव। अगर आपको कहीं ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स दिखती हैं तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो प्रेजेंट। एंड पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती है डिड, वॉज एवर एंड हैड। अगर आपको कहीं ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स दिखती हैं तो आप आंख बंद करके पास्ट पर टिक लगा सकते हो। एंड फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विल या शैल। मेनली विल या शैल। अगर आपको विल या शैल कहीं दिख रहा है तो वो फ्यूचर का टेंस है। तो
ट्रांसलेशन के टाइम हेल्पिंग वर्ब्स को देखते ही हम ये बता सकते हैं कि अब वर्ब कौन सा टेंस है। चलो एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल है यू डू नॉट गो टू स्कूल। क्या आप बता सकते हो कि इसमें ये कौन सा टेंस है? जी हाँ, डू यानी अब आप ये तो सीख गए कि हेल्पिंग वर्ब्स को पहचान देखते ही ये बता सकते हैं कि यह कौन सा टेंस है। तो क्या हेल्पिंग वर्ब्स की तरह वर्क का भी पता लग सकता है? क्या टाइम की तरह? इससे हमें ये तो पता लग गया कि यह कौन सा टाइम है, यानी कौन सा टेंस है। क्या वर्क का भी पता लगाया सकता है? क्या ऐसी कोई और भी ट्रिक है जिससे कि हम वर्क का पता लगा सकें? जी हाँ है, तो देखिए ट्रिक। तो दोस्तों, टाइम को देखकर हमने टेंसेस का पता चल गया, एंड अब वर्क को पहचानने की कोई ट्रिक है? जी हाँ ट्रिक है, वो है वर्ब। वर्ब हमें वर्क को पहचानने की सबसे बड़ी ट्रिक है। वर्क हमारे जो वर्ब के जो एक्शन वर्ब्स होती हैं उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एंड जैसे एक वर्ब है गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट एंड थर्ड फॉर्म होती है गोन। एंड ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, आईएनजी वर्ब की कॉन्टिन्यूटी को दिखाती है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है, इसका यूज केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज केवल और केवल इंडेफिनिट टेंसेस में होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज केवल और केवल इंडेफिनिट में होता है, मेनली इंडेफिनिट। एंड वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ये आईएनजी वर्ब की कॉन्टिन्यूटी को दिखाती है। जैसे ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज है, ये केवल कॉन्टिन्यूस में होता है। ये कॉन्टिन्यूस, जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये बहुत यूनिक फॉर्म है, क्योंकि इसका कोई और यूज है ही नहीं। केवल और इसका केवल और केवल पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही यूज होता है वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म का। इसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप याद हो जाती है। ये बहुत यूनिक है, पास्ट के इंडेफिनिट के भी अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही केवल और केवल इसका यूज होता है। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका यूज परफेक्ट। ये जो गॉन है ना, गॉन गॉन का मतलब ही है जा चुका। गॉन का मतलब ही है जा चुका। एंड जा चुका, इसमें काम हो चुका है, एंड हो चुका है, तो आप समझ गए कि यह परफेक्ट, इसका यूज परफेक्ट में होता है। तो अब हमें वर्ब को देखकर ये तो पता चल गया कि वर्ब कौन सा है। तो अब मैंने आपको टेंसेस के सभी मंत्र सिखा दिए हैं। अब हम ये सीखते हैं कि कौन सा मंत्र किस समय बोलना है, कौन सा मंत्र किस समय बोलना है। तो आइए इसे भी सीखते हैं। तो टेंसेस को देखकर टेंसेस को देखकर टेंस का पता चल गया, वर्ब को देखकर वर्क का पता चल गया, टेंसेस के सारे रूल पता चल गए। तो अब हम बहुत आराम से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो बने रहिए ऐसी वीडियो में। तो दोस्तों, अब हमने बेसिक चीज़ों को तो समझ लिया है कि टाइम को देखकर टेंस का कैसे पता चलेगा, या वर्ब को देखकर वर्क का कैसे पता चलेगा कि कितना वर्क हो चुका है। एंड वर्ब क्या है, वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम किस जगह करेंगे। तो अब इन सब चीज़ों को तो हमने कर लिया है। तो अब टाइम आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टार्ट करने का, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है और इसका यूज़ हम कब करेंगे, किस जगह करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम अपनी आदतों, रूटीन या शेड्यूल बताने के लिए करते हैं। जी हाँ, आप जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करोगे तो इन्हीं बातों को कहोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर एंड अपनी आदतों या अपने बारे में बताने के लिए करते हैं। तो आइए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने से पहले यह समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है एंड इसका यूज हम कब करेंगे, क्यों करते हैं एंड कहाँ करते हैं। तो इन बातों को समझने के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट टाइम तो इसमें प्रेजेंट है एंड वर्क इंडेफिनिट। तो अब मैं ये तो समझ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है एंड अब ये भी बता दूं कि इसका यूज कहाँ होता है। तो सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम अगर किसी को अपनी आदतें, रूटीन या शेड्यूल बताते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर हम किसी को अपनी आदत, रूटीन या शेड्यूल बताते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर आप किसी को अपनी आदत, रूटीन या शेड्यूल बताओगे तो इन्हीं वाले टेंसेस का इस्तेमाल करोगे। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल न्यूज़पेपर में भी होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में अगर किसी के बारे में बताया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो ये तो हो गई इंग्लिश की बात एंड मैं हिंदी में कैसे पहचानूंगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हिंदी में पहचानने की भी ट्रिक होती है। तो वो ट्रिक समझने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक किया होगा। तो सुनिए ट्रिक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में पहचानने की ट्रिक होती है, जब आप कोई वाक्य बोलोगे हिंदी में तो उसके आखिर में आवाज आएगी ता है, ती है, ता हूं या ते हैं, ऐसी आवाज आएगी वाक्य बोलने में आखिर में। जैसे एग्जाम्पल मैं घर जाता हूँ, यानी ता हूँ आ रहा है ना इसमें। एंड इंग्लिश वाली पहचान से प्रूव करते हैं, यानी मैं घर जाता हूँ ये मेरा रूटीन हो सकता है, मैं घर जाता हूँ ये मेरा रूटीन हो सकता है। एंड हिंदी वाली पहचान से ता हूँ, मेरी मम्मी खाना पकाती है, रमेश क्रिकेट खेलता है, आप वीडियो देखते हो, वीडियो लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो ऐसे वाले टेंसेस आप जब भी बोलोगे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को देखते हैं। अब ये अफर्मेटिव क्या है, ये क्या बोल रहे हो आप। तो अफर्मेटिव यानी हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट सेंटेंसेस बोलते हैं, जिनमें से एक है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिनको हम हाँ में कह सकें, यानी तुम स्कूल जाते हो, हाँ ये तुम्हारा कोई रूटीन हो सकता है। मैं घर जाता हूँ, हाँ ये मेरा रूटीन हो सकता है, आदत हो सकती है। यानी जिनको हम हाँ में बोल सकें उनको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। एंड जो डेली लाइफ में हम सेंटेंसेस बोलते हैं वो होते हैं, इसमें हम 3 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो अफर्मेटिव को तो हमने देख लिया कि जिनको हम हाँ में कह सकें। एंड नेगेटिव अफर्मेटिव में अगर नहीं जोड़ देंगे तो वह नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव में नहीं और जुड़ जाता है, बस बात खत्म। तो ये जो अफर्मेटिव का रूल है इसके बेस पर आप टेंसेस को बनाओगे। ये जो रूल लिखा हुआ है, ये जो रूल लिखा हुआ है टेंसेस में, हिंदी की इंग्लिश बनाते समय इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे हम। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल नहीं, पहले रूल को समझाता हूं मैं आपको। तो रूल में सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट हम टेंसेस में पढ़ेंगे 2 तरीके के, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन सब्जेक्ट, प्लूरल यानी बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है जिसमें एक व्यक्ति हो, प्लूरल यानी बहुवचन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक लोगों को हम बहुवचन में बोल देते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट या किसी का नेम। अगर कहीं पे किसी के नेम, यानी रमेश खेल खेलता है, महेश क्रिकेट खेलता है, राजू खाना पकाता है, यानी ऐसे जो नाम आते हैं वो सिंगुलर में आते हैं, यानी एक वचन। एंड प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ये ऐसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखें तो अब प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब आपको कुछ ध्यान तो आ रहा होगा,
हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंडेफिनिट टेंसेस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कराएंगे। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंडेफिनिट अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा तो वह टेंस इंडेफिनिट होगा, वर्क उसमें इंडेफिनिट होगा। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही है, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एंड एसएईएस, अब ये एसएईएस का क्या फंडा है? एसएईएस हम जब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, और वह सिंगुलर हो, यानी एक वचन हो और वह थर्ड पर्सन हो। तो सबसे पहले वाक्य को देखने में हमें ये देखना है कि इसमें थर्ड पर्सन है या नहीं। एंड थर्ड पर्सन है तो फिर ये देखो कि वह सिंगुलर है या नहीं। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहले ये समझो कि थर्ड पर्सन क्या है। थर्ड पर्सन का मतलब होता है ना तो कहने वाला ना ही सुनने वाला, जिसके बारे में हम दो लोग बात कर रहे हैं, हम दो लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होगा थर्ड पर्सन। यानी करण मेरे साथ रहता है, मैं किसी और से कह रहा हूं कि करण मेरे साथ रहता है, तो करण हो गया इसमें थर्ड पर्सन। एंड ये इसमें करण है तो यानी सिंगुलर है, नेम है किसी का तो यह सिंगुलर है। तो इसमें हम ऐसे ईएस का यूज करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट का तो आपको बताइए, जिसके लिए क्रिया हो रही है, यानी मैं घर जाता हूं, यानी जाता हूं कहाँ? घर। तुम स्कूल जाते हो, कहाँ जा रहे हो? स्कूल। यानी जिसके लिए क्रिया हो रही होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो चलिए अफर्मेटिव को शुरू करते हैं एंड इसको भी खत्म करते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है करण मेरे साथ रहता है। तो इसमें हमने रूल में देखा कि सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट है इसमें करण, तो करण की इंग्लिश लिखेंगे करण। अब सब्जेक्ट लगाने के बाद जो दूसरी जो चीज है वो है मेन वर्ब। अब इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें रहता है, यानी रहना की क्या होती है इंग्लिश? रहना की होती है लिव। एंड क्या इसमें ऐसे ही इस लगा दूं? जी हाँ, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इसमें करण थर्ड पर्सन है एंड यह सिंगुलर भी है, तो इसमें एस का यूज करेंगे। तो करण लिव्स एंड ऑब्जेक्ट मेरे साथ, यानी विद मी, हो गया। एंड एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तुम स्कूल जाते हो, यानी सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुम एंड तुम की इंग्लिश होती है यू। स्कूल जाते हो, अब देखेंगे मेन वर्ब है जाते हो, यानी गो टू। एंड ऑब्जेक्ट, इसमें थर्ड पर्सन तो है ही नहीं, तो ऐसे ही इसका यूज नहीं करेंगे। एंड अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट यानी स्कूल, यानी स्कूल जाने का ही तो काम हो रहा है इसमें। यू गो टू स्कूल। एंड एक और एग्जांपल देखते हैं कि मैं घर जाता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं की आई, जाता हूं यानी गो टू होम, आई गो टू होम। तो हमने कुछ एग्जांपल्स की मदद से ये अफर्मेटिव को तो समझ लिया। अब चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के जितने भी सेंटेंस हो, 1000 2000 लाख हो, आप इस रूल की मदद से अफर्मेटिव के लाखों सेंटेंसेस की हिंदी की इंग्लिश बना सकते हो। अब हम अफर्मेटिव को तो समझ गए, चलिए बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो दोस्तों, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को तो अच्छी तरह से कर लिया। तो अब देखते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव में क्या क्या चेंजेस आए हैं? तो कुछ नहीं है, केवल हिंदी वाले वाक्य में हम नहीं जोड़ देते हैं। एंड जो इंग्लिश वाली जो रूल है उसमें कोई नेगेटिव का कोई सा भी सेंटेंस हो, उसमें स्टार्टिंग तो सब्जेक्ट से होगी एंड एंडिंग ऑब्जेक्ट से होगी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसमें डू या डज लगाएंगे। एंड डू किसके साथ एंड डज किसके साथ? तो डू लगाएंगे हम प्लूरल्स के साथ एंड डज लगाएंगे हम सिंगुलर्स के साथ। तो डू लगाएंगे बहुवचन के साथ, यानी जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, एंड डू लगाएंगे हम इन वाले सब्जेक्ट्स के साथ। तो
सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट। नॉट यानी नहीं की जो मीनिंग होती है वही होती है नॉट, नहीं की इंग्लिश ही नॉट होती है। तो नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या चेंजेस हुए? इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए। उसमें बेसिक था, लेकिन इसमें डू या डज लगाएंगे एंड नॉट लगा देंगे। तो ये तो रही रूल में चेंजेस। एंड अब एक एग्जांपल देखते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब इस सेंटेंस को पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? हमारे दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें कि यह कौन सा टेंस है। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ यानी ता हूँ आ रहा है, तो मैं समझ गया कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर इसमें हमें देखना है कि अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। इसमें नहीं आ रहा है तो यानी नेगेटिव है। फिर इसमें क्या देखना है हमें? फिर देखना है इसमें क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट देखना है या सिंगुलर है सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, ये देखना है। तो इसमें मैं आ रहा है तो यह प्लूरल सब्जेक्ट है। तो चलिए बनाते हैं इसकी इंग्लिश। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ यानी मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। अब क्या डू लगाऊं या डज लगाऊं? तो आई के साथ हम लगाएंगे, यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं। सिंगुलर्स के साथ लगाएंगे डज एंड प्लूरल्स के साथ लगाएंगे डू। तो आई के साथ लगाएंगे हम डू। अब नहीं की इंग्लिश लगाएंगे नॉट। अब झूठ बोलना की क्या होती है? टेल अ लाई। आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ, ये मेरी आदत हो सकती है। तो यानी आदतें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट हैं। यानी ये मेरी आदत हो सकती है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो आई डू नॉट टेल अ लाई। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, फिर डू या डज लगाना है ये देखेंगे, फिर नॉट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तुम स्कूल जाते हो, हाँ। तुम स्कूल नहीं जाते हो, हाँ। ये किसी की आदत हो सकती है, किसी का रूटीन हो सकता है स्कूल ना जाने का। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें तुम, एंड यू है प्लूरल, प्लूरल के साथ लगाएंगे डू। तो देखेंगे यू, फिर क्या लगाएंगे? डू लगाऊंगे या डज? हम लगाएंगे डू, यानी ये प्लूरल है तो डू लगाएंगे। यू डू नॉट जाते हो, जाना कि गो टू, कहाँ नहीं जाते हो? स्कूल। ये तो गंदी आदत है, इस आदत में आप मत पड़ना। तुम स्कूल नहीं जाते, स्कूल रोजाना जाना चाहिए। वह गाना नहीं गाती है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है वह, तो ही लगा दूं? लगा दूं? क्यों लगा दूं? वह गाना नहीं गाती है, लड़की है तो ही नहीं सी लगाएंगे, सी। फिर इसमें देखेंगे वो डू लगाना है या डज लगाना है? तो सी, ही शी में लगाना है डज। तो सी डज नॉट। अब गाना नहीं गाना यानी गाना, गाना का क्या होता है? सिंग दी सॉन्ग। तो वह गाना नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग द सॉन्ग। तो हमने देखा कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। चेंजेस हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है एंड नॉट लगाना है। एंड हिंदी में भी इसमें नहीं आता है एंड इसमें नहीं आ जाता है। तो नहीं आ जाता है तो नेगेटिव है, नहीं आ रहा है तो अफर्मेटिव है। तो हमने अब हम नेगेटिव के भी हमने बहुत सारे इतने एग्जाम्पल्स को कर लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जी हाँ भाइयों, अब यह समय है इंट्रोगेटिव का, यानी सवाल पूछने का। तो इंट्रोगेटिव वह सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सवाल पूछते हैं, जिसमें इसमें भी कुछ नहीं है, सब हलवा है, चुटकियों में सीख जाओगे। कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डू या डज पहले लगा देंगे। सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेशन का साइन आएगा। एंड हाँ, ये इंट्रोगेशन का साइन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लगाना जरूरी होता है। तो हमने हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज कब करते हैं? तो हम ये समझते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज हम जब करते हैं जब हम किसी से कहते हैं क्या तुम वहां रहते हो, किसी की आदत पूछते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें। यानी मैंने कहा कि क्या तुम वहां रहते हो, यस या नो। क्या तुम खेलते हो, यस या नो, जी मतलब जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें। यानी क्या तुम नाचते हो, यस या नो, यस, अच्छे से नाचा करो। तो जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें उन्हें हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। एंड हमेशा इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं कि डू या डज है ये हेल्पिंग वर्ब, एंड इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगी। तो चलिए इनको भी एग्जाम्पल की मदद से अच्छी तरीके से समझते हैं। तो क्या तुम वहां रहते हो, अब हमें ये तो पता है डू किसके साथ एंड डज किसके साथ। तो क्या तुम वहां रहते हो, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें सब्जेक्ट तुम है तो तुम के साथ लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब डू। तो डू सब्जेक्ट तुम और तुम की मीनिंग यू, वहां रहते हो लिव एंड देयर। तो क्या तुम वहां रहते हो, एंड पे भी इंट्रोगेशन का साइन लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या तुम वहां रहते हो, सबसे पहले डू, तुम की यू, रहना लिव देयर, सिंपल खत्म। एंड इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव देखा था ना, ये उसी की तरह है, लेकिन इसमें सबसे पहले डू या डज आ जाता है सिर्फ। एंड एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम खेलते हो, सबसे पहले तुम के साथ आएगा डू यानी डू, फिर तुम का आएगा यू, खेलते हो प्ले। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। एंड अगला अगला जो एग्जांपल है वो है वह, क्या वह क्रिकेट खेलती है, क्या वह क्रिकेट खेलती है, तो इसको भी देखते हैं। वह है तो हम लगाएंगे डज, ही लगाऊं या सी, सी, खेलती है यानी प्ले, एंड क्या खेलती है, क्रिकेट। डज सी प्ले क्रिकेट। तो हमने इंट्रोगेटिव को भी अब समझ लिया है। एंड अब बारी आती है डबल इंट्रोगेटिव की। अब ये डबल इंट्रोगेटिव क्या है, तो डबल इंट्रोगेटिव भी वो होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें। इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव में क्या फर्क है, तो हम दोनों में सवाल तो पूछते हैं, लेकिन जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें उनको तो हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव, एंड जिनका जवाब हम हाँ या ना में न दे सकें उनको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दीजिएगा, तो सुनो एग्जाम्पल। क्या तुम मुझे जानते हो, इसका जवाब अब हाँ या ना में देना है। तो क्या तुम मुझे जानते हो, यस या नो, यस, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो क्या तुम इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, नहीं दे सकते ना। तो जिनका जवाब हम हाँ या ना में न दे सकें उनको तो हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो भाइयों अब ये तो समझ गए कि इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव में फर्क क्या है। जल्दी से इसकी भी पहचान बता दो। तो पहचान क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। ये जो इंट्रोगेटिव का ये है जो फॉर्मूला, इसमें डू या डज से स्टार्टिंग होती है। इसमें डू या डज से पहले केवल WH फैमिली लगा देते हैं, सिंपल। सबसे पहले WH फैमिली, डू या डज, सब्जेक्ट प्लस मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन का मार्क। तो चलो इसके भी कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो एग्जांपल है, तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो, रोया मत करो, अच्छी आदत नहीं है ये। तो चलो बनाते हैं इसकी इंग्लिश। तो तुम क्यों रोती हो, तो इसमें क्यों आ रहा है, तो यानी ये WH फैमिली का है। तो देखते हैं इसको, क्यों की क्या होती है, वाई। तुम है इसमें तो डू लगाऊं या डज, डू लगाऊंगा। यू यानी तुम, फिर अब सबसे पहले हमने लगाई WH फैमिली, डू या डज, फिर सब्जेक्ट। अब इसमें देखते हैं कि मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है इसमें रोना, यानी वाई डू यू क्राई।
तुम क्यों रोती हो। तो हमने इसको तो कर लिया। एंड एक और एग्जांपल देखते हैं कि वह क्या कहता है, यानी इसमें क्या आ रहा है, तो यानी ये WH फैमिली का है। तो क्या की क्या होती है इंग्लिश, क्या की होती है वॉट। एंड इसमें वह है तो ही लगाऊं या सी, लड़का है ही लगाऊंगा मैं। तो वॉट डज, सबसे पहले WH फैमिली, भैया डज, डज, फिर वह है तो वह की हम लगाएंगे ही। अब इसमें वर्ब क्या है, कहता है, यानी व्हाट डज ही से। अब हमने इंट्रोगेटिव को भी अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इतनी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि मैं किसी और को भी सिखा सकता हूं। अब मैं समझ पा रहा हूं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया है। तो ये लो, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से समझ लिया है। इसका अगला पिछला दाया बाया पूरी दुनिया में अगर कोई भी सेंटेंस अगर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको उसके इंग्लिश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, बधाई हो। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। तो स्वागत है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, भाई ये क्या कह रहे हो। जी हाँ, ये रहे हो, रही हो, रहे हैं, ये जितने भी ये बातें हो रही हैं ये प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, यानी चल रहा है। या मैं कह सकता हूं कि काम जब भी चल रहा है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करेंगे ING। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करेंगे ING। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड अब देखते हैं अफर्मेटिव को। तो पहले हिंदी ये तो हो रही इंग्लिश की पहचान की, काम चल रहा होता है। अब हिंदी में पहचानने के लिए मैं क्या करूँगा, हिंदी में आपको आखिर में आवाज आएगी रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसी आवाजें आएंगी। जैसे कि मैं आ रहा हूँ यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो चलिए जल्दी से इसके अफर्मेटिव को देखते हैं। तो अब आप ये तो जानते हो कि अफर्मेटिव क्या है। अफर्मेटिव यानी जिनको हम हाँ में कह सकें। तो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो है इज एम या आर। तो अब पहले ये देख लेते हैं इज किसके साथ, एम किसके साथ एंड आर किसके साथ। तो सिंगुलर के साथ इज एंड केवल और केवल आई के साथ एम एंड प्लूरल्स के साथ आर। तो आपको ये भी समझ में आया कि इज एम आर किस जगह कौन सी यूज करनी है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो जल्दी से इसके एग्जांपल्स देखते हैं एंड अफर्मेटिव को खत्म करते हैं। तो एग्जांपल है कि मैं आ रहा हूं, यानी इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट यानी मैं। अब मैं की इंग्लिश क्या होती है आई। अब देखेंगे इज एम आर, आई के साथ हम क्या लगाएंगे एम, आई के साथ हम यूज करेंगे एम। आ रहा हूं यानी अब देखेंगे इसमें मेन वर्ब क्या है, आ रहा, मतलब आना की क्या होती है कम, एंड ING लगा देंगे तो कमिंग, आई एम कमिंग, हो गया। एंड अगला जो एग्जांपल है वो है वह गाना गा रही है। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट यानी क्या इसमें ही लगा दूं, नहीं लड़की है सी लगाऊंगा, तो सी। एंड सिंगुलर है तो लगाएंगे इज। गाना गा रही है यानी गा रही है, गाना की क्या होती है सिंग, यानी सिंगिंग, सी इज सिंगिंग द सॉन्ग। एंड एक और एग्जांपल देखते हैं कि तुम जा रहे हो। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट है तुम तो यानी यू। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ आएगा आर
जा रहे हो यानी गोइंग। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव। हमने अफर्मेटिव को तो अच्छी तरह से कर लिया है। अब अफर्मेटिव का कोई सा भी सेंटेंस हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम अब आसानी से बना सकते हैं उसकी हिंदी से इंग्लिश। तो चलिए जल्दी से नेगेटिव को भी देखते हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ जाता है, इसमें भी नॉट जुड़ जाएगा एंड इसमें भी नॉट जुड़ जाएगा। एंड एक मेन महा चेंज था इसमें कि प्रेजेंट प्रेजेंट के इंडेफिनिट एंड पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं करते। बाकी सभी में हम अफर्मेटिव हो चाहे कोई उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं करते। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम या आर, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन ऑब्जेक्ट। तो जल्दी से बनाते हैं इसको भी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, और वह की क्या होती है इंग्लिश, ही। अब क्या लगाएंगे, इज एम या आर, तो ही के साथ लगेगा इज, ही इज। तो वह गाना, वह स्कूल नहीं जा रहा है यानी जा नहीं रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। हो गया। एंड एक और देखते हैं कि वह गाना नहीं गा रही है, तो गाना क्यों नहीं गा रही, गाना गाओ। तो वह है तो क्या ही लगा लूं, नहीं सी लगाऊंगा, लड़की है। तो सी इज, सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, सिंगुलर है तो सी इज नॉट, गाना नहीं गा रही है तो सिंगिंग दी सॉन्ग। तो अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव को तो कर लिया है। तो अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है, मान लो कि सवाल इस तरह से हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम वीडियो देख रहे हो, क्या तुमने वीडियो लाइक, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या तुम आ रहे हो, वह जा, क्या वह जा रही है, क्या वह गाना गा रही है, क्या मेरी मम्मी खाना पका रही हैं। अगर इस तरह के हिंदी में सेंटेंसेस बोले जाएं तो उनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो देख लेते हैं। तो आइए समझते हैं स्ट्रक्चर को। तो इसमें इंट्रोगेटिव किसी का भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ध्यान रहे कंटिन्यूअस है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हम जरूर करेंगे। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसको भी समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, क्या वह अपने घर जा रहा है, क्या वह अपने घर जा रहा है, यानी अब हम ये तो समझ गए कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें। यानी क्या वह अपने घर जा रहा है, यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्या वह अपने घर जा रहा है, सब्जेक्ट है वह, तो ही के सिंगुलर है एंड सिंगुलर के साथ यूज करेंगे हम इज। तो सबसे पहले आएगी इज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, वह की हिंदी की इंग्लिश आएगी ही, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी जा रहा है, तो गो, आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग टू, अपने घर, हिज होम। हो गया। एंड अगला देखते हैं। अगला है, इसकी जगह तो देखी नहीं, क्या तुम स्कूल से आ रहे हो, क्या तुम स्कूल से आ रहे हो, यानी सब्जेक्ट है यू, तुम, तो तुम के साथ यूज हुआ आर, यानी आर लगाएंगे। अब सब्जेक्ट यू, स्कूल से आ रहे हो यानी कम, कमिंग, कमिंग स्कूल से यानी फ्रॉम स्कूल। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है।
हो गया, हो गया। एंड इसी तरह से डबल इंट्रोगेटिव को देखते हैं। एंड ये तो आपको पता ही है कि डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। डबल इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में फ़र्क होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें, एंड डबल इंट्रोगेटिव जिनका जवाब हम हाँ या ना में न दे सकें, उनको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। चलिए इसके भी एग्जांपल्स को देखते हैं। तो तुम आज रात कहाँ जा रहे हो? तुम आज रात कहाँ जा रहे हो? तो सबसे पहले देखेंगे WH वर्ड, ये रहा कहाँ। तो कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले हम इसमें WH फैमिली लगाते हैं। तो कहाँ कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, फिर लगाएंगे इज एम या आर। तुम है यानी सिम प्लूरल है तो प्लूरल के साथ लगाएंगे आर। वेयर आर तुम, तुम की लगाएंगे यू। वेयर आर यू गोइंग, जा रहे हो तो गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट। हो गया। एंड एक और एग्जांपल देते हैं, वह गाना क्यों गा रही है, यानी क्यों। तो इसमें क्यों वर्ड है तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। एंड वह है तो लगाएंगे इज। क्या ही लगा दूं, लड़की है सी लगाऊंगा। वाई इज सी सिंगिंग दिस सॉन्ग। तो हमने एग्जाम्पल्स की मदद से ये तो देख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो आप बधाई हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी समझ चुके हो। अब दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आप उसकी इंग्लिश बना सकते हो। मैंने आपको इस सिचुएशन में तो ला दिया है कि आप अब चाहे दुनिया का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई सा भी टेंस हो, चाहे हजारों लाखों लाखों सेंटेंसेस की इंग्लिश बना सकते हो आप इस स्ट्रक्चर की मदद से। तो यह समय है प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने का। इसका मतलब है टाइम तो प्रेजेंट है एंड वर्क परफेक्ट। इसको सोचते ही दिमाग में आना चाहिए कि अब इसमें कोई कमी नहीं है, यानी काम परफेक्टली तरीके से पूरा हो चुका है। अगर मैं बोलता कि यह काम पूरा हो चुका है तो इसमें मैं परफेक्ट टेंस लगाता, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएंगी वो होंगी हैज़ या हैव। तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि यह परफेक्ट टेंस है। खास बात यहाँ पर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो कॉन्सेप्ट तो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो अब तो आप बहुत समझदार हो चुके हो, बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो। मुझे भी सिखा दोगे कि अब बता दो कि कैसे कैसे क्या क्या होना है। तो आइए मेरे साथ इसको करते हैं अफर्मेटिव। अब तो आप जानते ही हो कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैज या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल करते हैं जल्दी से। अच्छा, हिंदी में मैं कैसे पहचानूंगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो हिंदी में पहचानने की भी ट्रिक सुनो। तो ट्रिक है, आखिर में आवाज आएगी चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, ये शब्द आते हैं। लिया है, दिया है असल में ये वही है, काम हो गया है। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसे भी अच्छी तरह से करते हैं। तो इसमें है एग्जाम्पल है कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी आई। एंड सब्जेक्ट ये आई है तो ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम लगाएंगे हैव। तो आई हैव। अब खाना 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 की वर्ब होती है ईट, एंड ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। आई हैव ईटन द फूड। एंड वह तुमसे मिल चुका है, यानी इसमें काम तो हो चुका है, मिलने का काम हो चुका है। तो इसको भी बनाते हैं। तो ही सिंगुलर है तो हम ये के साथ लगाएंगे हैज। मिल चुका है यानी मिलना की होती है मीट, एंड मीट की थर्ड फॉर्म हो जाती है मैट। मैट यू, खत्म। एंड अब नेगेटिव को देखते हैं।
जी हाँ, अफर्मेटिव खत्म हो चुका है। अब आते हैं नेगेटिव की ओर। तो नेगेटिव में क्या होगा, खुद सोचो, सिर्फ नॉट लग जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो ये रहे दो एग्जांपल्स, इनको भी देखते हैं। तो वह गाना नहीं गा चुकी है, तो वह की क्या आएगी, ही। एंड वह सिंगुलर है तो लगा देंगे हैज। फिर आएगा नो, फिर आएगा नॉट, ही हैज नॉट। गाना गाना यानी गाना गाने की होती है सिंग, एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, दी सॉन्ग। खत्म। वह स्कूल नहीं जा चुका है, तो सबसे पहले इसको आप कमेंट में खुद करो। ये तो इस एग्जांपल को आप खुद से करोगे, मैं नहीं करूँगा। करने के बाद कमेंट में ज़रूर शेयर करना। तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। दोस्तों, इसका इंट्रोगेटिव और देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव अब तो हम खुद बनाएंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि आप जानते ही हो कि कैसे बनना है। तो इंट्रोगेटिव है तो इसको सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब से। एंड हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज या हैव, बाकी सब वही रहेगा। एंड परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एंड इसको भी खत्म करते हैं। तो यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर हैज या हैव आएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आ जाएगा क्या, क्या तुम पत्र लिख चुके हो। तो बनाते हैं इसके इंग्लिश। तो क्या तुम पत्र लिख चुके हो, तो इसमें सब्जेक्ट है तुम, एंड तुम है प्लूरल, तो सबसे पहले आएगा हैव, एंड सब्जेक्ट आएगा यू। लिखना की क्या होती है थर्ड फॉर्म, रिटन, रिटन WRITTEN, रिटन द लेटर। खत्म। तुम पत्र लिख चुके हो, यू हैव यू रिटन द लेटर। एंड अब हमने इंट्रोगेटिव को भी कंप्लीटली तरीके से पूरा कर लिया है। एंड अब चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव की ओर। एंड अब डबल इंट्रोगेटिव में ही क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि रूल के आगे बस WH फैमिली लगा देंगे, बन गया डबल इंट्रोगेटिव। तो ये जो रूल है इसके आगे लगा देंगे हम WH फैमिली। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, अगर इसमें क्या क्या अगर ना लगाएं और यहाँ पे हम कर दें क्यों, तुम पत्र क्यों लिखते हो, तो इसको अब हम कैसे बनाएंगे, हैव से पहले आ जाएगा वाई, बस खत्म। वाई हैव यू रिटन द लेटर। अब हमने डबल इंट्रोगेटिव को भी समझ लिया है। अब हम बहुत समझदार हो चुके हैं, इंटेलिजेंट हो चुके हैं। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जिसके बारे में हमने कहा था कि यह बेकार में टेंस को बढ़ा देने वाली बात है। इसके टाइप्स का कोई खास इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इस्तेमाल तो होता है, यह इम्पोर्टेंट है। तो हमें तो सब कुछ पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है कि औरों को भी सिखा सकें। तो हमें ये अच्छी तरह से पढ़ना है। तो कंफ्यूज करने के लिए ये बहुत बढ़िया टेंस है, लेकिन क्योंकि इसके नाम में दोनों आ जाते हैं, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। अब भैया हम क्या समझें, तो हम यह समझें कि यह कंटिन्यूअस है जो कि परफेक्ट है। अब ये कैसे, ये ऐसे, हमें मालूम है कि यह कब से चल रहा है, इसकी टाइमिंग हमें पता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने देखा और फटक से जवाब दिया कि यह तो कंटिन्यूअस है। मैंने कहा वेरी गुड। अब मैंने कहा, मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया कि मैं 1 महीने से पढ़ा रहा हूं। अब यह कौन सा टेंस है, तो आपने कहा कि ये तो कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने कहा गलत जवाब, आप फंस गए। सब यहीं पे फंसते हैं एग्जाम में,
क्योंकि जब मैंने कहा कि मैं 1 महीने से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब हुआ कि मुझे मालूम है कि मैं काम कब से कर रहा हूं। और यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि हमें जब मालूम हो कि कोई काम चल रहा है और वह कब से चल रहा है तो हम समझ जाएं कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। एंड अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी वो होंगी हैज या हैव एंड बीन और जोड़ देंगे, यानी हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन का यूज हम सिंगुलर्स के साथ करेंगे एंड हैव बीन का यूज करेंगे हम प्लूरल्स के साथ। एंड अब अब स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। एंड ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर प्लस टाइम और जोड़ देंगे। अब ये सिंस या फॉर क्या है, यानी सिंस या फॉर हम कब लगाएंगे, तो सिंस का यूज हम जब करते हैं जब टाइमिंग डेफिनेट हो, यानी टाइम हमें दिया हुआ है और वह निश्चित है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, या कोई डेट हो सकती है या कोई ईयर हो सकती है यानी साल। तो अगर ऐसी टाइमिंग हमें दी गई हो तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। एंड फॉर का यूज हम जब करते हैं जब टाइमिंग इनडेफिनिट हो। इनडेफिनिट का क्या मतलब है, इनडेफिनिट का ये मतलब है टाइमिंग अनिश्चित हो, जैसे 10 डेज। 10 डेज तो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी महीने हम 10 डेज लगा सकते हैं। 2 आवर्स, 2 आवर्स तो कोई से भी हो सकते हैं। 2 मिनट्स, तो जैसे हमें अनिश्चित समय होगा वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। आशा करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव को। तो अब तो आप जानते ही हो कि अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं हैज या हैव प्लस बीन, यानी हैज बीन एंड हैव बीन। एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूअस के साथ लगाते हैं एंड ये भी तो कंटिन्यूअस है, तो इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। एंड उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। एंड सिंस या फॉर, सिंस किसके साथ एंड फॉर किसके साथ, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एंड फिर लगाना है टाइम। तो आपका फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसको खत्म करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा कि मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें मैं, तो मैं की हो जाएगी, मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैं की इंग्लिश होती है आई। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी ये मैं है तो मैं के साथ लगाएंगे हम हैव, आई हैव। फिर लगाएंगे बीन, आई हैव बीन। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी इंतजार, इंतजार करना यानी वेट, तो इसकी हो जाएगी वेटिंग, वेटिंग फॉर यू ऑब्जेक्ट। अब इसमें सिंस लगाऊं या फॉर, टाइम डेफिनेट है यानी सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। एंड एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। एंड सब्जेक्ट है इसमें वह यानी ही के साथ हम यूज करेंगे हैज। एंड फिर लगाएंगे बीन, ही हैज बीन, यानी 2 दिन से कोशिश कर रहा है। कोशिश करना की होती है ट्राई, एंड हो जाएगी आईएनजी लगा देंगे तो ट्राइंग। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर, सिंस या फॉर, इसमें लगेगा फॉर क्योंकि टाइम है इंडेफिनिट। ट्राइंग फॉर 2 days, 2 days। खत्म। हमने अफर्मेटिव को एग्जाम्पल्स की मदद से अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब कैसा भी अफर्मेटिव हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आप उसे बना सकते हो।
फॉर्मूला यही रहेगा, इस फॉर्मूला के बेस पर आप हजारों टेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। एंड अब बढ़ते हैं नेगेटिव की ओर। तो नेगेटिव में ही क्या होगा, नेगेटिव अब तो हम बहुत होशियार हो चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, हो गया नेगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। एंड इसमें ये ध्यान रखना है, हैज या हैव एंड बीन के बीच में ही हमें नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट सिंसियर फॉर प्लस टाइम। तो हमने फॉर्मूला को तो देख लिया, इसका फॉर्मूला क्या है एंड इसका एग्जाम्पल भी बता दो जल्दी से। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। तो इसको जल्दी से बनाते हैं, चलिए। तो आपका बेटा, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है आपका बेटा, योर सन। अब सबसे पहले लगाएंगे हैज या हैव। आपका बेटा सिंगुलर है या प्लूरल, सोचो अपने दिमाग में सोचो, ये सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल। यह सिंगुलर, आपका बेटा यानी एक बेटा है आपका, तो सिंगुलर। तो लगाएंगे हैज, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन। सब्जेक्ट, सबसे पहले देखा हमने सब्जेक्ट, फिर हैज या है में से हैज लगाया हमने, फिर नॉट लगाया, फिर बीन लगाया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें वर्ब है आ रहा यानी कम, तो आईएनजी के साथ हो जाएगा कमिंग टू स्कूल। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। 2 दिन है तो सिंस लगाऊंगी या फॉर, इसमें आएगा फॉर 2 days। हमने नेगेटिव को भी अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो चलो एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। तो योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। इसे पढ़कर तो ये लग रहा है कि मैंने कोई हाई क्लास की इंग्लिश बोल दी, मेरे तो ऊपर से ही निकल गया। अब आपने देख लिया है कि इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया है तो यह सिंपल सी चीज है। अब इसे अपनी लाइफ में भी यूज करना सीख लो। एंड अब इसके इंटेरोगेटिव को भी करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में ही क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में हम हिंदी में तो हम क्या आगे लगा देंगे, एंड इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हम आगे लगा देंगे। तो हाँ, वो फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम। तो ये तो है हमारा फॉर्मूला हो गया। एंड इसके बेस पर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं और इसको भी खत्म करते हैं। तो क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज या है। पहले ये देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो सब्जेक्ट वह है इसमें, तो यह है सिंगुलर। तो सबसे पहले लगाएंगे हैज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट यानी ही, फिर लगाएंगे वीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी जा रहा, तो गोइंग। ही हैज ही बीन गोइंग। एंड अब लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो सिंसियर फॉर लगाएंगे प्लस टाइम लगा देंगे। हैज ही बीन गोइंग फॉर 2 days। और हाँ, ये इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, एंड यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन मार्क को लगाना भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है, इसमें स्कूल है तो चलो इसको भी देखते हैं। यानी स्कूल जा रहा है 2 दिन से, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी, ही हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल। अब
2 दिन है तो इंडेफिनिट टाइमिंग है, यानी फॉर लगेगा, फॉर 2 days। हो गया। तो अब हमने इंटरोगेटिव को भी देख लिया है। अब हम, बधाई हो, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी अच्छी तरह से सीख लिया है। अब दुनिया का कोई भी प्रेजेंट का अगर कोई टेंस है, हमने प्रेजेंट के सभी टेंसेस को सीख लिया है। सभी वर्ग के बेस पर जो कैटेगराइज किए थे सभी को हमने सीख लिया है। करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आया? दिमाग में आया कि काम जो हुआ है उसकी टाइमिंग तो है पास्ट, एंड जो काम काम कितना हुआ है वो हुआ है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब तो आप अब जानते ही हो। इंडेफिनिट का मतलब यानी काम का पता नहीं है हमें कि कितना हुआ है। तो आमतौर पर पास्ट इंडेफिनिट में वो बातें होती हैं, कोई काम पास्ट में किया और बता दें, वो वाली बातें, जो बातें होती हैं वो होती हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, इसकी बात करने से पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है वो होती है सेकेंड। इसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। अच्छा, एक बात और, इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। वो कैसे? वो ऐसे, जो हमारी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे वर्ब की सेकंड वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, उनमें से फर्स्ट और थर्ड का तो बहुत जगह पर यूज होता है, परंतु वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही होता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाई ही पास्ट इंडेफिनिट के लिए गई है। तो ये याद रखना बहुत आसान काम है। अच्छा, इसकी बात करने से पहले इसका मतलब क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का बहुत ज़्यादा, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैसे? क्योंकि हम लोगों में टेंडेंसी होती है कि हम लोग बात करने में पुरानी पिछली बातों का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहाँ गया, मैं यहाँ गया। तो ये वाली जितनी भी बातें होती हैं या घटनाएं बताते हैं, तो इसी से बनती हैं। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, अब वो क्या है? जब मैं इस चार्ट को देखता हूँ तो देखता हूँ इंडेफिनिट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जी हाँ, इंडेफिनिट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन केवल और केवल पास्ट के इंडेफिनिट के भी अफर्मेटिव में ही केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। केवल अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अच्छा, ये बात तो हमको क्लियर हो गई। तो चलिए चलते हैं अफर्मेटिव की तरफ। तो अब आगे की बात करते हैं कि इनको हिंदी में कैसे पहचाने। तो हिंदी में पहचान इसकी होती है, कोई भी सेंटेंस जब हम हिंदी में बोलते हैं तो उसके आखिर में आवाज आती है आ, ई, ए, ओ, ता, ती, थी, ते, थे, इन पे खत्म होता है। ये तो हो गई हिंदी वाली बात। एंड हमको इंग्लिश में पहचानने के लिए तो यही देखना है, कोई अपनी पुरानी घटना, इसमें अपनी पुरानी घटना बताई गई होती है, पुरानी घटना बताई गई होती है। तो जैसे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहाँ गया, मैं यहाँ गया, इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको हम पास्ट के इंडेफिनिट में बताते हैं। तो आइए पास्ट इंडेफिनिट को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव को देखेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब आप इतने समझदार तो हो चुके हो कि अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें मेन वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म, एंड फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जांपल से भी समझते हैं। तो एग्जांपल है, वह गया, यानी उसने अभी बताया कि वह पहले गया, यानी वह गया। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट है ही, गया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट।
हो गया। एंड एक और एग्जांपल देखते हैं, उसने एक पत्र लिखा। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट यानी उसने, तो बनाएंगे ही, फिर लगाएंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी लिखना, लिखना की होती है राइट, एंड सेकंड फॉर्म हो जाती है रोट अ लेटर। एंड अब हमने अफर्मेटिव को तो देख लिया है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। एंड पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन में ये परिणाम निकलता है कि दोनों के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, केवल और केवल मेन वर्ब में जो भी मेन वर्ब के फंडा है वो इसमें है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता दोनों में से किसी में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा कि आदतें बताई जाती हैं, इसमें पुरानी घटनाएं बताई जाती हैं। तो अब देखते हैं इसके नेगेटिव को, नेगेटिव के भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसको भी खत्म करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर लगा देंगे डेड, फिर नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आ गया ना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी केवल और केवल अफर्मेटिव में ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, एंड मेन वर्ब की नेगेटिव में एंड इंटरोगेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। मैंने झूठ नहीं बोला। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैंने यानी आई, फिर लगाएंगे डेड, फिर लगाएंगे नॉट, क्योंकि नहीं की ही इंग्लिश नॉट होती है। आई डिड नॉट टेल अ लाई। हो गया। एंड एक और एग्जांपल देखते हैं, तुमने पढ़ाई नहीं की। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुमने, तुमने यानी यू, फिर लगाएंगे डेड, फिर नॉट, पढ़ाई करना यानी रीड, रीड मीन्स पढ़ना। तो हमने नेगेटिव को भी अच्छी तरह से समझ लिया है कि नेगेटिव में क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्या क्या। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव में ही क्या होगा, हेल्पिंग को आगे लिख देते हैं, बाकी सब वही रहेगा। तो इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसके भी एग्जांपल को देखते हैं। तो एग्जांपल है, क्या वह स्कूल गई, यानी लड़की है। एंड सबसे पहले लगाएंगे डेड। एंड हाँ, इसमें एक और बात, इसमें हमें सिंगुलर एंड प्लूरल का कोई झंझट नहीं है। इसमें हमें तो केवल डिड लगाना है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो केवल डिड लगाना है। इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल का कोई फंडा नहीं है। तो सबसे पहले डेड, फिर लाएंगे, क्या ही लगा दूं, नहीं लड़की है सी लगाऊंगा। तो डेड सी, क्या वह स्कूल गई, डेड सी गो टू स्कूल। क्या यहाँ पे ये वाला लगना चाहिए साइन, नहीं, यहाँ पे लगता है क्वेश्चन मार्क। एंड यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे भी हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। एंड डबल इंट्रोगेटिव में ही क्या हुआ, अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली आगे लिख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। जैसे इसमें मैं लिख भी देता हूँ कि डिड से पहले आ जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली। एंड इसी एग्जांपल की मदद से समझते हैं, वह कब, यानी यहाँ पे अगर होता कब, क्या हटा दो, यानी वह कब स्कूल गई, तो यहाँ पे डेट से पहले आ जाता, डेट से पहले आ जाता व्हेन डिड शी गो टू स्कूल। तो अब हमने पास्ट इंडेफिनिट को अच्छी तरह से कर लिया है। एंड अब चलते हैं पास्ट के कंटिन्यूअस की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं पास्ट के कंटिन्यूअस पे। तो अब हम आ ही चुके हैं, तो हमने अपना काम और भी आसान कर लिया है। अब वो कैसे, वो ऐसे कि हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस को।
एंड अगर आप प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, जो कि हम आज इस वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो आप सभी टेंसेस को उसी के बेस पर अच्छी तरह से सीख लोगे। मेरी समझ में नहीं आया तो देख लो। हम पढ़ रहे हैं पास्ट के कंटिन्यूअस को, एंड हम पढ़ क्या चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को। एंड पास्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अंतर क्या है? तो अंतर केवल इसमें भी कंटिन्यूअस है, इसमें भी कंटिन्यूअस है, ये भी टेंस है, ये भी टेंस है, तो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, यानी इसमें अंतर है। यहाँ पे हम प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, अब आया पास्ट, यानी टाइम का डिफरेंस है। तो अब टाइम का डिफरेंस है, अब तो आप समझते हो, अगर टाइम का डिफरेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब्स दूसरी लगा देंगे, बाकी वही काम रहेगा। तो प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती थी वो होती थी इज, एम या आर, एंड पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगी वॉज या वर, सिंपल। तो हाँ, अब हम ये तो समझ चुके हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो स्ट्रक्चर में भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। अफर्मेटिव में हम क्या करते थे? अफर्मेटिव में हम करते थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि है वॉज या वर, पहले थी इज, एम, आर, एंड अब है वॉज या वर, एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वो क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस काम की कंटिन्यूटी को दिखाता है, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, खत्म, अफर्मेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। तो इसके कुछ एग्जांपल्स को भी देखते हैं एंड इसको खत्म करते हैं। तो एग्जांपल्स हैं, मैं आपसे बातें कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू यू, मैं फिल्म देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग द फिल्म, तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, मैं तुमसे मिल रहा था, आई वॉज मीटिंग यू, वह खाना खा रही थी, शी वॉज ईटिंग द फूड, मैं झूठ बोल रहा था, आई वॉज टेलिंग अ लाई। यानी आप जितने भी इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलोगे यानी अफर्मेटिव, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। एंड नेगेटिव को भी देख लेते हैं, उसमें ही क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, क्योंकि नॉट की ही नहीं की ही इंग्लिश नॉट होती है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। इसके भी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, यानी मैं तुमसे नहीं मिल रहा था, आई वॉज नॉट मीटिंग यू, वह खाना नहीं खा रही थी, शी वॉज नॉट ईटिंग द फूड, वह मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, मैं आपसे बातें नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, मैं फिल्म नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट वॉचिंग द फिल्म, मैं खेल नहीं रहा था, आई वर नॉट प्लेइंग। यानी जितने भी आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलोगे, सॉरी फॉर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो इसमें एक आध वर्ड का हो जाता है, लेकिन आप जितने भी इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलोगे या हिंदी से इंग्लिश बनाओगे तो इस वाले फॉर्मूला को लगाओगे। एंड हमने नेगेटिव को तो देख लिया, एंड अब देखते हैं इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव में ही क्या होता है, अब तो आप बहुत समझदार हो चुके हो, इंटेलिजेंट हो, अब तो आप मुझको भी सिखा सकते हो कि क्या होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे आगे, बाकी सब वही रहेगा। तो फॉर्मूला बनता है वॉज एवर, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम ऐड कर देते हैं एंड में। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे क्या मैं तुमसे मिल रहा था, वॉज आई मीटिंग यू, क्या वह खाना खा रही थी, वॉज शी ईटिंग द फूड, क्या मैं झूठ बोल रहा था, वॉज आई टेलिंग अ लाई, क्या मैं आपसे बातें कर रहा था, वॉज आई टॉकिंग टू यू, क्या मैं फिल्म देख रहा था, वॉज आई वॉचिंग द फिल्म, क्या तुम खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। यानी जितने भी आप ये क्या आगे वाले आते हैं सेंटेंसेस बोलोगे तो आप इंटेरोगेटिव के इस वाले रूल का यूज करोगे। अब आपको इंटेरोगेटिव को बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, WH फैमिली आगे आ जाएगी, बाकी सब बाद में। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं एंड इसको भी खत्म करते हैं।
तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, तुम क्या पढ़ रहे थे, वॉट वर यू स्टडिंग। तुम क्या देख रहे थे, वॉट वर यू वॉचिंग। मैं आपसे बातें क्यों कर रहा था, वाई वॉज आई टॉकिंग टू यू। मैं फिल्म क्यों देख रहा था, वाई वॉज आई वॉचिंग द फिल्म। मैं खेल क्यों रहा था, वाई वर आई प्लेइंग। वाई वॉज आई प्लेइंग, सॉरी, वाई वॉज आई प्लेइंग। मैं तुमसे क्यों मिल रहा था, वाई वॉज आई मीटिंग टू यू। यानी आप जितने भी ये क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ वाले सेंटेंसेस का यूज करोगे तो आप WH फैमिली यानी उन्हीं की इंग्लिश को सबसे आगे लिख दोगे एंड उसका खत्म करोगे। तो अब हमने पास्ट के कंटिन्यूअस को भी अच्छी तरह से सीख लिया है एंड आपको पास्ट के कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब चाहे वो जितने भी सेंटेंसेस हो, हजारों, लाखों, आपको उनकी हिंदी से इंग्लिश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब चलते हैं पास्ट के परफेक्ट की तरफ। तो दोस्तों अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट की एंड पास्ट परफेक्ट में ही क्या होगा, हम तो अब जानते ही हैं परफेक्ट में क्या होता है। हमने देखा कि पास्ट टाइम तो इसमें पास्ट है एंड वर्क परफेक्ट यानी काम कंप्लीटली तरीके से इसमें हो चुका होता है। तो ये कैसे, यानी हम अपनी कोई पास्ट की बात जो हो चुकी हो उसे बता दें, उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। इसको समझते हैं कुछ सेंटेंसेस की मदद से। यानी मैंने कहा कि वह आ गया था, मैं तुम्हें देख चुका था, मैं उससे मिल चुका था, मैं वह कह चुका था, मैं तुम्हें देख चुका था, मैं उससे मिल चुका था। यानी ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वाले जितने भी सेंटेंसेस का यूज करोगे तो वो आ जाते हैं पास्ट के परफेक्ट में। एंड अब हमने ये तो समझ लिया कि पास्ट परफेक्ट क्या है एंड अब ये देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं उसको भी। तो पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस, तो दोनों में परफेक्ट तो है, यानी दोनों में परफेक्ट है, दोनों में काम कंप्लीटली तरीके से हो चुका है एंड केवल टाइमिंग की चेंज है, टाइमिंग बदली है, केवल काम तो वही है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा कि हम प्रेजेंट में कोई काम कर चुके थे। अब पास्ट में हमने कोई काम कर लिया था उसको हम कह दें, यानी प्रेजेंट में हमने देखा कि हमने प्रेजेंट में कोई काम कर लिया है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो इसकी पहचान हम इस प्रकार से करेंगे हिंदी में कि आखिर में आवाज चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। यानी जितने भी इस प्रकार की आवाजें आए आपको तो आप पहचान जाओगे कि वहां पे पास्ट परफेक्ट है। एंड ये तो हो गई हिंदी की बात। एंड मैं इंग्लिश में कैसे पहचानूंगा, तो इंग्लिश में क्या चेंज हुआ है, इंग्लिश में कुछ नहीं, हम टाइमिंग चेंज हुई है तो हम हेल्पिंग वर्ब्स चेंज कर देंगे। यानी हमने प्रेजेंट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स यूज की थी हैज या हैव, एंड अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी, अब होगा केवल हैड। यानी सिंगुलर एंड प्लूरल का भी झंझट खत्म, केवल हैड, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप हैड लगा दो उसके साथ। तो देखते हैं स्ट्रक्चर को। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड यानी सिंगुलर प्लूरल का झंझट खत्म, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट है तो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं इस वीडियो में आज। एंड ऑब्जेक्ट, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल है वह आ गया था, यानी ही हैड कम, मैं कह चुका था, आई हैव सेड, मैं तुम्हें देख चुका था, आई हैड सीन यू, मैं उससे मिल चुका था, आई हैड मेट हिम, मैंने फिल्म देख ली थी, आई हैड वॉच्ड द फिल्म, मैंने यह कहा था, आई हैड सेड दैट, मैं उससे मिला था, आई हैड मेट हिम। यानी ये जितने भी ये लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जितने भी आप ये वाले सेंटेंसेस देखोगे तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे।
अफर्मेटिव में। एंड अब देख लिया हमने अफर्मेटिव को तो अब अच्छी तरह से कर लिया है एंड उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव में क्या है, अब मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। एंड अब देखते हैं नेगेटिव को। तो नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देंगे, यानी हेड के बाद नोट का यूज करना है केवल। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड हमने स्ट्रक्चर को भी देख लिया। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को भी देखते हैं। तो एग्जांपल है, मैंने यह नहीं कहा था, आई हैड नॉट सेड दैट, मैं उससे नहीं मिला था। आई हैड नॉट मेट हिम, वह नहीं आ गया था। ही हैड नॉट कम, मैं नहीं कह चुका था। आई हैड नॉट सेड, मैं तुम्हें नहीं देख चुका था। आई हैड नॉट सीन यू, मैं उससे नहीं मिल चुका था। आई हैड नॉट मेट हिम, मैंने फिल्म नहीं देखी थी। आई हैड नॉट वॉच द फिल्म। यानी ये जितने भी नहीं वाले जो वाक्य आएंगे पास्ट के परफेक्ट के, तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। एंड देखते हैं इंटेरोगेटिव को। तो इंटेरोगेटिव का नाम सुनते ही मुझे तो अब डर लग रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे इंट्रोगेटिव को बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वाले आगे लिख देते हैं, यानी हेड का यूज हम पहले कर लेंगे, खत्म, बाकी सब वही। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो एग्जांपल है, क्या मैं कह चुका था, हैड आई सेड। क्या मैं तुम्हें देख चुका था, हैड आई सीन यू। क्या मैं उससे मिल चुका था, हैड आई मेट हिम। क्या मैंने फिल्म देख ली थी, हैड आई वॉच द फिल्म। क्या वह आ गया था, हैड ही कम। यानी ये जितने भी क्या से स्टार्ट होते हैं जो वाक्य एंड वर्ब पास्ट परफेक्ट हों, तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। एंड अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट के डबल इंट्रोगेटिव को। तो डबल इंट्रोगेटिव का नाम सुनते ही अब तो मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे बनाऊंगा डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव में ही क्या होता है, WH फैमिली आगे लिख देते हैं, बाकी सब इंट्रोगेटिव। तो WH फैमिली का यूज हम आगे करेंगे। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल है, मैं क्या कह चुका था, व्हाट हैड आई सेड। मैं तुम्हें कब देख चुका था, व्हेन हैड आई सीन यू। मैं उससे कब मिल चुका था, व्हेन हैड आई मेट हिम। मैंने फिल्म कब देख ली थी, व्हेन हैड आई वॉच द फिल्म। यानी ये जितने भी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां वाले सेंटेंसेस हों, अगर उनका यूज बीच में हो रहा है तो उनकी WH फैमिली की मीनिंग हम सबसे पहले लाएंगे एंड बाकी सब वही रहेगा। तो दोस्तों अब हमने पास्ट के परफेक्ट को भी अच्छी तरह से समझ लिया है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। दोस्तों अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, क्योंकि अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को तो देख ही लिया था। उसमें क्या होता था, उसमें होता था यानी कोई काम है जो कंटिन्यूअस है लेकिन परफेक्ट है, यानी हमने देखा कि इसमें हमें मालूम होता है कि काम कब से चल रहा है। यानी एग्जांपल्स थे कि मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं, यानी हूं। एंड अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस तो दोनों में ही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को सीख लिया था एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में है। टाइम चेंजिंग है तो केवल टाइम की, यानी उसमें प्रेजेंट था, इसमें पास्ट है, तो टाइम चेंज है। जैसे अब हिंदी में हो जाएगा, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, यानी हूं को रिप्लेस करना है था से, हूं को रिप्लेस करना है था से। एंड इंग्लिश में क्या रिप्लेस हो जाएगा, इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब्स को रिप्लेस कर देंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर देते हम हैज बीन एंड हैव बीन, एंड इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी केवल हैड बीन। सिंपल, इसमें ये भी लफड़ा नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या लगाएं, प्लूरल के साथ क्या लगाएं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमें यूज करनी है केवल हैड बीन। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को तो देख लिया एंड इसके कुछ स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं।
तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव को। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एंड ये तो आपको पता ही होगा कि सिंस किसके साथ एंड फॉर किसके साथ। आज हम वीडियो में बात कर चुके हैं पहले ही। तो हैड बीन एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम क्यों करेंगे? क्योंकि यह कंटिन्यूअस है जो कि परफेक्ट है, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, आपको पता ही होगा। तो चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स हैं, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। आ गया ना, रहा था। तो इसको बनाते हैं इसकी इंग्लिश। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू 2 hours फॉर 2 hours, क्योंकि 2 घंटा है टाइमिंग, तो फॉर लगाएंगे। एंड हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 minutes। मैं 10 मिनट से टीवी देख रहा था। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 10 minutes। तुम 10 मिनट से पढ़ाई कर रहे थे। यू हैड बीन स्टडिंग फॉर 10 minutes। यानी ये जितने भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप देखोगे तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में आ जाते हैं। एंड नेगेटिव में भी देखते हैं। नेगेटिव में ही क्या होगा, हेल्प वर्ब के बाद हम नॉट और लगा देंगे, यानी हैड बीन के बीच में हम नॉट घुसा देंगे। हैड बीन के बीच में हम नॉट को चिपका देंगे, बन गया नेगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स हैं, मैं 10 मिनट से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 minutes। मैं 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहा था। आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 10 minutes। मैं 10 मिनट से पढ़ाई नहीं कर रहा था। यू हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 10 minutes। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। इसके हमने नेगेटिव को भी देख लिया। एंड इंटेरोगेटिव में ही क्या होगा, आप बहुत समझदार हो चुके हो, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप तो अब मुझे भी सिखा सकते हो। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लिख देंगे, बाकी सब वही रहेगा। तो देखते हैं क्या चेंज है। सबसे पहले आएगा हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन। आपको ये ध्यान रखना है, हैड एंड बीन के बीच में हम सब्जेक्ट को घुसा देते हैं, इसमें बस ये चेंज है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो क्या मुझे अब फिर एग्जांपल बताने की जरूरत है? तो चलिए एक एग्जांपल बता देता हूं। क्या मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था। हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। तो अब आप, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि आप डबल इंट्रोगेटिव को अपने आप कर सकते हो। मुझे आप पर इतना तो भरोसा है कि आप इतना सीख चुके हो। मुझे अब डबल इंट्रोगेटिव को कराने की जरूरत नहीं है। एंड अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आपके फ्यूचर की, यानी फ्यूचर टेंस की। तो मैं फ्यूचर टेंस को कैसे बोलूंगा? तो इसमें हम वर्ड सुनते ही हमारी समझ में आ रहा है कि टाइम तो फ्यूचर है एंड वर्क इंडेफिनेट। एंड इंडेफिनेट है तो हमें पता ही है, वर्क का हमें पता नहीं है कि काम कितना हुआ है। इंडेफिनेट होता है तो हमें काम का पता नहीं होता है कि काम कितना हुआ है या काम हो रहा है। तो हमें वर्क का तो पता नहीं है, लेकिन टाइम का तो पता है, टाइम है फ्यूचर एंड वर्क है इंडेफिनेट। तो मैं इसको हिंदी में कैसे पहचानूंगा? तो हिंदी में पहचानने की जो ट्रिक होती है वो है, आखिर में आवाज आएगी गा गे गे, यानी मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, यानी जितने भी ये गा गी गे आखिर में आवाज आए तो हम समझ जाएंगे कि यह फ्यूचर का इंडेफिनिट है। एंड ये तो हो गई हिंदी की बात। एंड मैं इंग्लिश में कैसे पहचानूंगा कि ये फ्यूचर का टेंस है? तो इंग्लिश में पहचानने के लिए वह हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा विल या शैल, क्योंकि यह फ्यूचर है तो हम विल या शैल का यूज करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात, विल किसके साथ एंड शैल किसके साथ? तो विल का यूज हम करेंगे, नहीं पहले शैल का सीखते हैं। शैल का यूज हम करेंगे आई एंड वी के साथ।
नॉर्मली आई एंड वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे एंड बाकी के सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। एंड अब हमें हेल्पिंग वर्ब का तो पता चल गया कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी है। तो अब स्ट्रक्चर का भी बता दो, स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अब तो आप बताइए स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, केवल टाइम चेंज हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होंगी केवल। तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी इंडेफिनिट है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये फ्यूचर का इंडेफिनिट ही तो है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे एंड फॉर्मूलास हमारे ये रहेंगे। एंड नेगेटिव को भी देख लेते हैं, नेगेटिव में क्या चेंजेस होंगे। विल या शैल के बाद हम नॉट लगा देंगे। नेगेटिव में हम करते ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं केवल। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। एंड इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी अब तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इंट्रोगेटिव में क्या होगा, मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव में ही क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देंगे बाकी सब पीछे। तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन साइन। अब हम इंट्रोगेशन का भी समझ गए। एंड डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव में ही क्या होगा, WH फैमिली आगे बाकी सब इंट्रोगेटिव जैसा पीछे, सिंपल। एंड इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको खत्म करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं एंड इसको भी खत्म करते हैं। तो एग्जाम्पल हम तीनों के एक साथ करें, मतलब उनके सभी के एक साथ करेंगे एग्जाम्पल, मिक्स एग्जाम्पल चलाएंगे। तो एग्जाम्पल है मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो। तो तुम आओगे, यू विल कम। तुम नहीं आओगे, यू विल नॉट कम। क्या तुम आओगे, विल यू कम। मैं तुमसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू। मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई शैल नॉट मीट यू। क्या मैं तुमसे मिलूंगा, शैल आई मीट यू। मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट द फूड। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट द फूड। क्या मैं खाना खाऊंगा, शैल आई ईट द फूड। तो हमने फ्यूचर के इंडेफिनिट के तो एग्जाम्पल से फ्यूचर इंडेफिनिट को तो समझ लिया। अब मुझे फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसा भी सेंटेंस हो, मैं उसे अब इतनी इस पोजीशन में हूं कि मैं उसकी हिंदी से इंग्लिश बना सकता हूं। जी हाँ, अब आप, मैं आपको नहीं, आप मुझे सिखा रहे हो कि सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फ्यूचर के कंटिन्यूअस की तरफ। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आवाज आ रही है कि टाइम तो फ्यूचर है एंड वर्क कंटिन्यूअस। एंड जब वर्क कंटिन्यूअस होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं आईएनजी। तो इसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे और जल्दी से इसके भी स्ट्रक्चर को समझते हैं। एंड सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस को मैं हिंदी में कैसे पहचानूंगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस को हिंदी में पहचानने के लिए आखिर में आवाज आएगी रहा होगा, रही होंगी, रही होंगे, ऐसी आवाजें आएंगी। जैसे मैं आ रहा होऊंगा, तुम झूठ बोल रहे होंगे, मम्मी खाना पका रही होंगी। यानी ये जितने भी रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, जितनी भी आवाजें आएंगी वो फ्यूचर कंटिन्यूअस को दिखाएंगी। तो जल्दी से इसके स्ट्रक्चर को भी समझते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो टाइम चेंज हुआ है तो हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे एंड इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो विल या शैल। एंड आपको ये तो पता है विल के साथ, विल किसके साथ एंड शैल किसके साथ। एंड ये वी कहां से आ गया, वी मतलब ये सेंटेंस में जो बढ़ रहा है ना कि रहा होगा, तो ये रहा होगा की मीनिंग ही हम वी लगा देंगे एंड इसको खत्म कर देंगे। तो इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं जल्दी से। तो अफर्मेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्योंकि कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट, खत्म। एंड नेगेटिव को भी देखते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में होगा ही क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट चिपका देंगे, खत्म। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
अब हमने नेगेटिव को भी देख लिया है। एंड इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं है, विल या शैल आगे, बाकी सब वही। तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी। एंड ये बात हमें ध्यान रखनी है, विल या शैल एंड वी के बीच में हम सब्जेक्ट को फंसा देंगे। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। तो जल्दी से इसके भी एग्जांपल्स करते हैं एंड इसको भी खत्म करते हैं। तो एग्जांपल है, मैं आ रहा होऊंगा, आई शैल बी कमिंग, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। तो मैं नहीं आ रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी कमिंग। क्या मैं आ रहा होऊंगा, शैल आई बी कमिंग। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग। तुम नहीं लिख रहे होंगे, यू विल नॉट बी राइटिंग। क्या तुम लिख रहे होंगे, विल यू बी राइटिंग। एंड तुम मुझे देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग मी। तुम मुझे नहीं देख रहे होंगे, यू विल नॉट बी वॉचिंग मी। क्या तुम मुझे देख रहे होंगे, विल यू बी वॉचिंग मी। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव को तो देख लिया एंड इसके साथ हमने और भी एग्जांपल्स देखे। एंड और देखते हैं एग्जांपल्स। वह झूठ नहीं बोल रहा होगा, ही विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। क्या वह झूठ बोल रहा होगा, विल ही बी टेलिंग अ लाई। मम्मी खाना नहीं पका रही होंगी, मम्मी विल नॉट बी कुकिंग द फूड। तो हमने इसके एग्जाम्पल्स को देखकर, इसके स्ट्रक्चर को देखकर, इसके सभी रूल्स को देखकर, इसकी पूरी जो रस है उसको हमने पी लिया है। एंड अब फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस का कैसा भी सेंटेंस हो, आपको उसकी हिंदी से इंग्लिश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब चाहे आप जितने भी सेंटेंसेस बनाओ, हजारों लाखों, स्ट्रक्चर्स यही रहेंगे, रूल यही रहेंगे, इन्हीं रूल का यूज होगा। एंड इन रूल को आप हमेशा ध्यान रखना। ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो अब ये भी समझ लिया है कि टेंसेस कैसे बने। यानी अब तो आपको अपने आप याद हो गया होगा कि सेंटेंसेस कैसे बने। तो दोस्तों अब बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि टाइम तो फ्यूचर है एंड वर्क परफेक्ट, एंड वर्क परफेक्ट है। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि अगर परफेक्ट वर्क हो तो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एंड इसमें टाइम तो चेंज हुआ है तो हम मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स भी इसमें चेंज होंगी। यानी परफेक्ट है तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स विल या शैल प्लस हैव। बीन को हटाकर हम हैव लगा देंगे, विल शैल हैव, विल या शैल हैव। एंड विल किसके साथ एंड शैल किसके साथ। तो अब मैं आपको बता ही देता हूं कि अगर मैंने कहा कि मैं कोई काम पक्का काम करूंगा, यानी मैंने कहा कि मैं यहां आ चुका होऊंगा, यानी मैं भविष्य में यहां पक्का आ चुका होऊंगा, तो मैं आई एंड वी के साथ भी विल का यूज कर लूंगा। यानी कोई काम अगर हम पक्का करेंगे फ्यूचर में तो हम आई के साथ विल, आई एंड वी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हुए होंगे, कुछ चेंजेस नहीं है, हमें पता ही है। सबसे पहले फॉर्मेट में आएगा सब्जेक्ट विल या शैल प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है तो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट, खत्म अफर्मेटिव। एंड नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में भी कुछ नहीं होगा। नेगेटिव में होगा ये, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल एंड नॉट प्लस हैव, यानी विल या शैल हैव के बीच में हम नॉट चिपका देंगे एंड नेगेटिव भी खत्म। एंड इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का नाम सुनते ही मुझे तो डर लगने लगता है कि इसमें मैं क्या करूंगा। तो इंट्रोगेटिव में भी क्या होगा, विल या शैल आगे लिख देंगे, बाकी सब सेम। सबसे पहले विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये लगाना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एंड इसको भी खत्म करते हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं, आप यहाँ आ चुके होंगे,
यू विल हैव कम हियर, आप यहाँ नहीं आ चुके होंगे। यू विल नॉट हैव कम हियर, क्या आप यहाँ आ चुके होंगे। विल यू हैव कम हियर, खत्म। एक और एग्जांपल देते हैं, मैं आपसे मिल चुका होऊंगा, आई विल हैव मेट यू, मैं आपसे नहीं मिल चुका होऊंगा, आई विल नॉट हैव मेट यू, क्या मैं आपसे मिल चुका होऊंगा, विल आई हैव मेट यू, खत्म। बहुत सिंपल हैं, आप चुटकियों में बना लोगे। एंड और एग्जांपल देखते हैं, तुम खाना खा चुके होंगे, यू विल हैव ईट द फूड, तुम खाना नहीं खा चुके होंगे, यू विल नॉट हैव ईट द फूड, क्या तुम खाना खा चुके होंगे, विल यू हैव ईट द फूड। सिंपल। जैसे मैं आपसे नहीं मिल चुका होऊंगा, हम किताब नहीं पढ़ चुके होंगे, तुम खाना नहीं खा चुकी होंगी, ये तो हो गया अब नेगेटिव में। तो तुम चांद पर नहीं पहुंच चुके होंगे, तुम चांद पर नहीं पहुंच चुके होंगे। तो बनाइए इनकी इंग्लिश, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रक्चर हमको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस मीन ऑफ द थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू विल नॉट हैव रीच्ड ऑन द मून, रीच टू द मून, यू विल नॉट हैव रीच टू द मून, रीच्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मैं आपसे मिल चुका नहीं होऊंगा, आई विल नॉट हैव मेट यू। तो आप ढेरों एग्जाम्पल्स बना सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। तो अब हमने फ्यूचर के परफेक्ट टेंस को भी पक्का कर लिया है। एंड आप पहले क्या थे एंड अब क्या हो चुके हो, हमने टेंसेस को अच्छी तरह से सीख लिया है। टेंसेस इंग्लिश में 70% टेंसेस ही तो होते हैं। अगर आप टेंसेस को सीख लेते हो तो 70% इंग्लिश आप सीख चुके हो। हम अपने लक्ष्य की तरफ बहुत आसानी से बढ़ते जा रहे हैं। एंड हमारा लक्ष्य है टेंसेस को सीखना। एंड हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड इसको भी खत्म करते हैं जल्दी से। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी टाइम फ्यूचर है एंड वर्क परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी इसमें क्या होता है, एंड जल्दी से इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसकी जो हेल्पिंग वो यूज होगी वो होगी विल शैल हैव बीन, हैव के साथ हम बीन और जोड़ देते हैं। तो जल्दी से देखते हैं, विल शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये तो हमको पता ही है सिंस किसके साथ एंड फॉर किसके साथ। तो जल्दी से इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। तो पहले नेगेटिव को और देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। लेकिन विल शैल हैव बीन के बीच में हम नॉट को चिपका देंगे। आप कंपेयर कर सकते हो पहले जैसे हम कैसे पढ़ते आ रहे हैं, यानी बीच में हम नॉट को चिपका देते हैं। एंड इंटेरोगेटिव को भी देखते हैं। इंटेरोगेटिव में ही क्या हो जाएगा, विल या शैल आगे आ जाएगा, बाकी सब पीछे। तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से इसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, इसको भी बहुत आसानी से खत्म करते हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं, वह 2 घंटे से खाना खा रही होगी, हंसना मना है। इसमें सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं, क्या करें, लोगों को इनकी जरूरत पड़ी तभी तो बनाए। इनका वैसे तो बहुत ही ज्यादा कम यूज होता है, लेकिन हमें तो पढ़ना है, हमें टेंसेस को पूरा सीखना है, तो हम सभी को पढ़ते चलेंगे। तो वह 2 घंटे से खाना खा रही होगी, यानी 2 घंटे से खाना खा रही होगी। तो she will have been eating the food for 2 hours। वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रही होगी, she will not have been eating the food for 2 hours। एंड इंटेरोगेटिव, क्या वह 2 घंटे से खाना खा रही होगी, will she have been eating the food for 2 hours। सिंपल।
मैं आपको 2 दिन से पढ़ा रहा होऊंगा। I will have been teaching for you for 2 days. एंड नेगेटिव, मैं आपको 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। मैं आपको 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा होऊंगा तो हो जाएगा I will not have been teaching you for 2 days. एंड इंटरोगेटिव हो जाएगा, क्या मैं आपको 2 दिन से पढ़ा रहा होऊंगा? Will I have been teaching for you for 2 days. एंड एक और एग्जांपल देखते हैं, हम 10 दिन से दिल्ली जा रहे होंगे। We will have been going to Delhi for 10 days. हम 10 दिन से दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। We will not have been going to Delhi for 10 days. एंड क्या हम 10 दिन से दिल्ली जा रहे होंगे? Will we have been going to Delhi for 10 days? अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे सॉरी, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो जाता है। एंड हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी अच्छी तरह से सीख लिया है। एंड अब हमने अपना लक्ष्य, अपना गोल जो हमारा था, हमें टेंसेस को सीखना, आज हमें टेंसेस को खत्म कर लिया है। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक रहने में आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश आपको टेंसेस सिखाने की। हमने एक पूरी टेंसेस को सिखाने के लिए एक वीडियो बनाई जिसमें बहुत मेहनत लगी है, और किसी तरह से हमारी ये कोशिश है कि आपके अंदर चेंजेस आ जाएं, आपका एक नज़रिया बदल जाए कि ये वीडियो देखने के बाद अब आपको भी कंजूसी नहीं करनी है। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें जो भी आप कहना चाहते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, दूसरी बात, आपको ये होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क पूरा नहीं दे सकते क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो का बहुत सारा होमवर्क होता है। तो मैंने ये कुछ सेंटेंसेस देने की कोशिश की है जिसको आपको आंसर करके ज़रूर बताएं। ये मिक्स सेंटेंसेस हैं और आप इनका आंसर करके बताएं। तो ये थी हमारी छोटी सी कोशिश आपके लिए। तो थैंक यू।